आज हम राष्ट्रवाद के विषय में पढ़ेंगे। भारत में राष्ट्रवाद का आरंभिक रूप सन 1857 के विद्रोह के रूप में स्पष्ट हुआ। भारत में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो वह भी राष्ट्रवाद का एक उपयोगी मंच बना। तो इस तरह से राष्ट्रवाद के दो रूप सामने आए, एक उदार राष्ट्रवाद, दूसरा उग्र राष्ट्रवाद। 20वीं शताब्दी के आरंभ में स्वतंत्रता आंदोलन के जोर पकड़ने के साथ यहाँ राष्ट्रवाद का रूप बहुत स्पष्ट हो गया। इस समय गांधी जी के नेतृत्व में अनेक आंदोलन हुए, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप भी राष्ट्रीय एकता को बल मिला और जिससे भारत के लोग एक दूसरे के संपर्क में आए, निकट आए और राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार हुआ। अब राष्ट्रवाद का अर्थ, तो राष्ट्रवाद का अर्थ इस प्रकार है। राष्ट्रवाद चिंतन की एक ऐसी दशा है जिसमें व्यक्ति अपने धर्म, जाति या क्षेत्र की भावनाओं से ऊपर उठकर राष्ट्र के प्रति सर्वोच्च निष्ठा रखते हैं। राष्ट्रवाद के जो प्रमुख तत्व हैं वो इस प्रकार हैं। एक, भौगोलिक सीमा। दूसरा है एक ऐतिहासिक विकास की परंपरा। तीसरा है विभिन्न समुदायों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एकता की भावना। अर्थात राष्ट्रवाद एक भौगोलिक सीमा के अंतर्गत रहने वाले समुदायों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एकता की भावना से संबंधित है। तो इस तरह से ये एक ऐतिहासिक विकास की परंपरा है। अगला आया राष्ट्रवाद के उदय के कारण। सबसे पहले 1800 राजनीतिक कारण, इसमें आता है 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि इस समय अंग्रेजों के अत्याचारों से पीड़ित भारतीयों ने एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण क्रांति की और जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। दूसरा, 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और कांग्रेस की स्थापना के परिणाम स्वरूप भी विभिन्न जाति, धर्म और सांप्रदायिकता का भेदभाव भुलाकर एक मंच के रूप में एकत्रित होकर राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। तीसरा इसमें है ब्रिटिश सरकार की शोषण नीति। तो ब्रिटिश सरकार की जो शोषण नीति थी, जिसमें मुख्यतः लॉर्ड डलहौजी की जो राज्य हड़प नीति थी, उस शोषण नीति के परिणाम स्वरूप भारतीयों में काफी असंतोष था और इस असंतोष के परिणाम स्वरूप भारतीय राजा एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ एकत्रित हुए। अब दूसरा इसमें कारण आता है आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण में सबसे पहले कृषि। तो कृषि क्षेत्र में, जैसे कि आपने उपनिवेशवाद में पढ़ा कि अंग्रेजों ने कृषि क्षेत्र का बहुत अधिक शोषण किया, भारत को एक ऐसा राष्ट्र बना दिया जो मात्र कच्चे माल का स्रोत था और यहाँ पे तैयार माल, निर्मित माल बाजारों में भर दिया जाता था, बेचा जाता था, तो जिससे लोगों में असंतोष था। दूसरा, धन निकासी का सिद्धांत। तो उस समय दादा भाई नौरोजी का जो सिद्धांत था, उन्होंने ये स्पष्ट किया कि जो ब्रिटिश सरकार है वो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रही है जो हमारे देश के हित में नहीं है। तीसरा, उद्योगों का विनाश। तो प्राकृतिक संसाधनों का शोषण और भारत को एक कच्चे माल के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने के कारण यहाँ जो लघु एवं कुटीर उद्योग थे उनका विनाश हो गया, जिससे बहुत अधिक बेरोजगारी यहाँ पर उत्पन्न हो गई। तो लोगों में काफी असंतोष की भावना थी, जिसके परिणाम स्वरूप वे सभी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एकजुट हुए। इसके अलावा अगला कारण है सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण में महत्वपूर्ण भूमिका सामाजिक धार्मिक आंदोलनों की रही, क्योंकि उस समय भारत में कई सामाजिक कुरीतियां भी व्याप्त थी। तो उन कुरीतियों के विरुद्ध
अनेक समाज सुधारक सामने आए। इनमें दयानंद सरस्वती जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने उन्होंने कहा कि भारत भारतीयों के लिए है, इसलिए उन्होंने एक महत्वपूर्ण जो उनका कथन था, उन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटिए, यानी कि लोग अपनी संस्कृति को पहचाने, जाने और जिसके बल पर वो एकजुट हो सके। दूसरा इसमें स्वदेशी आंदोलन था। स्वदेशी वस्तुओं पर बल दिया गया, क्योंकि भारत में उस समय इंग्लैंड में निर्मित वस्तुओं का बहुत अधिक निर्यात यहाँ पे होता था, इस्तेमाल होता था। तो जितने भी समाज सुधारक हुए, उन्होंने यहाँ पे स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल पर अधिक बल दिया, जिससे राष्ट्रवाद की भावना को बल मिला। अगला इसमें कारण है सांस्कृतिक कारण। तो इसमें सबसे पहला कारण है अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, तो जिसे आधुनिक शिक्षा भी कहते हैं। तो आधुनिक शिक्षा के परिणाम स्वरूप यहाँ पे अंग्रेजी भाषा एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में उभर कर सामने आई। क्योंकि भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है, बहुभाषी देश है, तो चूंकि लोग एक दूसरे की भाषा से परिचित नहीं थे, अंग्रेजी एक ऐसा माध्यम बना जो एक दूसरे भारतीयों को आपस में एक दूसरे के करीब लेकर आया। दूसरा इसमें रेल है। रेल और रेल, समाचार पत्र, पत्रिकाएं इत्यादि। तो रेल और यातायात के जो साधन थे, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्रवाद में रही, क्योंकि विभिन्न जो स्थानों को जोड़ने और लोगों को एक दूसरे के संपर्क में लाने में रेल यातायात की अहम भूमिका रही, जिससे राष्ट्रवाद की भावना को बल मिला। इसके अलावा समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, तो प्रेस की भी भूमिका रही। समाचार पत्र, जितने भी समाज सुधारक थे बड़े बड़े, उन लोगों ने अपने समाचार पत्र प्रकाशित किए, और उस समय भारत की जो वास्तविक स्थिति थी उसका निरूपण उसमें उन समाचार पत्रों में देखने को मिलता था, जिससे लोगों में जागरूकता की भावना आई। इसके अलावा विभिन्न सांस्कृतिक महोत्सवों का आयोजन। तो भारत में जो समाज सुधारक रहे, मुख्य रूप से जैसे बाल गंगाधर तिलक का इसमें उदाहरण आपको दिया जा सकता है। तो उन्होंने सांस्कृतिक महोत्सवों का आयोजन किया ताकि भारतीय एक दूसरे के करीब आए। तो इसमें गणेश महोत्सव, जो मुंबई में मनाया जाने वाला, महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला गणेश महोत्सव अहम है, जिसमें लोग एक दूसरे के काफी करीब आए और उनमें राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई। तीसरा इसमें है विदेशी तत्वों की भूमिका। तो उस समय विदेशी तत्वों की भी महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्रवाद के विकास में रही, क्योंकि 1776 की में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो उस स्वतंत्रता से प्रभावित होकर भी लोगों में भारतीयों में विशेष रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करने की ललक जागी। दूसरा 1789 की फ्रांस की क्रांति। तो जो फ्रांस की क्रांति थी, उसके परिणाम स्वरूप भारत में समानता, स्वतंत्रता, विश्व बंधुत्व जैसी विचारधारा का उदय हुआ। और इसके अलावा जापान और रूस, जापान का चीन पर विजय, जापान जैसे छोटे राष्ट्र ने चीन पर विजय प्राप्त कर ली थी 1894 से 95 में, और साथ ही जापान का रूस पर विजय। तो ये दो विजय जो थी, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने भारतीयों के राष्ट्रवाद के विकास में निभाई, क्योंकि इससे प्रभावित होकर भारतीयों ने ये जाना कि वो भी स्वतंत्रता का सपना देख सकते हैं और वो पूरा भी किया जा सकता है। थैंक यू।